जल संचय जो भागीदारी है, जो यहाँ पर टांके है, बावड़ी है, जितने भी बने हैं, इनको लेकर बाड़मेर का है वो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हुआ। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्होंने बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी को 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार और जल संचय भागीदारी उनको पुरस्कार दिया। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जल संचय जन भागीदारी के तहत जो भी कार्यक्रम हुए और पुरस्कार मिला, इसके लिए तो मैंने तो सबसे पहले कलेक्टर महोदय को बधाई दी कि आपने पुरस्कार लेके आए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन काम जो जिस तरीके से हो रहे हैं, तो उसके अंदर आपने पिछले 2 साल की बात करें तो इतने काम स्वीकृति नहीं किए, तो इतने काम कहाँ से आ गए? मुद्दा आपने उठाया और शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी और उसके बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी आपसे सहमति जता दी। फैक्ट्री सही को सही कहेगा, गलत कौन बताएगा। उसमें तमाम प्रशासन आते, लेकिन इन्होंने पेश इस तरीके से किया जैसे ये केवल जिला प्रशासन की तात्कालिक उपलब्धि है। अब सहयोग की बात करें तो पूरे इसमें टीम वर्क काम करती है, कोई अकेला आदमी काम नहीं करता। लेकिन गर्ल्स कॉलेज के अंदर एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ। वहाँ पर जब ये आंदोलन चल रहा था तो अधिकारी समझाइश करने के लिए गए, तो वहाँ पर ऐसा आरोप है कुछ छात्राओं ने बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी वहाँ नहीं पहुँची तो उन्होंने रील स्टार का आरोप लगा दिया और लड़कियों को, छात्राओं को उठाकर कोतवाली थाने ले जाया गया। देखिए, जिस प्रकार लड़कियां फीस वर्दी के विरोध के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही थी, तो उनके खिलाफ जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, तो उसकी पूरे बाड़मेर जिला ही नहीं पूरा देश निंदा कर रहा है। वैसे बीजेपी में भी किसी की नहीं चलती है इधर जिला प्रशासन के आगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक मंत्री जी के अलावा सारे के सारे बेबस है। नगर परिषद का भ्रष्टाचार का सिस्टम चरम सीमा पर पहुंच चुका है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशान करते हैं तो दलित को ही करते हैं। देखिए, इस अभियान तो खाली फोटोशूट अभियान था, कोई नवो बाड़मेर अभियान नहीं था। फर्जी पट्टे बन रहे हैं या फिर फर्जी कॉलोनियाँ काटी जा रही है। देखिए, बिल्कुल लोगों का कहना जायज़ है और ये समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है। ओरिजिनल पट्टा है, उनके जगह फर्जी पट्टे दे दिए गए, किसी को पट्टे के ऊपर 2-3 पट्टे दे दिए गए। एक ये भी कहना है कि जितने भी पर्यावरण प्रेमी है या आमजन है, वो लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि शिकायत के बावजूद जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि जो कंपनियों का CSR फंड होता है उसकी बंदर बांट हो रही है, वो शहर के या क्षेत्र के विकास के अंदर कहीं भी सामने नहीं दिख रहा है। देखिए, मैंने पहले ही बोला ना, प्रशासन क्यों बोलेगा, क्योंकि उनकी जुबान पहले ही बंद कर दी जाती है, उनका गला दबा दिया जाता है। आप प्रदेश की जो भजनलाल सरकार है उसको 10 में से कितने नंबर देंगे? उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनके जो विकास कार्यक्रम हैं। 10 में से तो अभी तो जनता को पूछेंगे तो 0 नंबर देंगे, बाकी हम और आप मिल के भले ही 10 में से 10 दे दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा से लोकसभा सांसद उमेदराम बेनीवाल अभी हमारे साथ है। पिछले काफ़ी समय से आप सड़क से लेकर शहर तक और सदन तक आपने लगातार ऐसे मुद्दे उठाए और ऐसे कई बयान दिए हैं जिनको लेकर आप लगातार सुर्खियों में हैं। चाहे वो दिशा मीटिंग का मामला हो, चाहे वो संसद के अंदर आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे हो, या फिर अलग अलग कार्यक्रमों में या फिर मीडिया को दी बाइट है आपकी काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा संसदीय क्षेत्र से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं को लेकर जो भी यहाँ चल रही है और सदन में आपके द्वारा उठाए गए जो भी मुद्दे हैं, इनके ऊपर हम विस्तार से आज बात करेंगे। हमारे साथ उमेदराम जी बेनीवाल है। तो आपने दिशा मीटिंग के अंदर भी काफ़ी मुद्दे उठाए और बाद में वो संसद में भी उठाए। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है वो जल संचय पुरस्कार है, जो बाड़मेर को जल संचय जो भागीदारी है, जो यहाँ पर टांके है, बावड़ी है, जितने भी बने हैं, इनको लेकर बाड़मेर का है वो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हुआ। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्होंने बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी को 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार और जल संचय भागीदारी उनको पुरस्कार दिया। तो इसको लेकर आपने, इसके आंकड़ों को लेकर और इसकी कार्यशैली को लेकर आपने दिशा मीटिंग के अंदर भी इसके खिलाफ आपने कहा कि ये आंकड़े सही नहीं है, और पार्लियामेंट में भी इसको लेकर आपने आवाज़ उठाई, और तमाम दूसरे आपके पीछे पीछे काफ़ी सारे भाजपा के नेता भी और दूसरे विधायक है वो भी इसके पीछे सुर मिलाने लगे। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जल संचय जन भागीदारी के तहत जो भी कार्यक्रम हुए और पुरस्कार मिला, इसके लिए तो मैंने तो सबसे पहले कलेक्टर महोदय को बधाई दी कि आपने पुरस्कार लेके आए, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन काम जो जिस तरीके से हो रहे हैं वो बहुत ही स्लो गति से हैं। और वैसे नरेगा की बात करें तो वो नरेगा के काम भी उसमें लिए हुए थे, तो उसके अंदर आपने पिछले 2 साल की बात करें तो इतने काम स्वीकृति नहीं किए, तो इतने काम कहाँ से आ गए? तो ये थोड़ा सा मैं क्या, पूरे लोग ही, सभी लोग यही कह रहे हैं कि इतने जो काम कहाँ से हुए हैं, वो जो एक आंकड़ों का माया जाल है, 4-5 साल के आंकड़े इकट्ठे करके दे दिए। लेकिन आगे से ध्यान रहे, इसके लिए हमने तो कहा था कि जो भी काम हो
वो तिरुगति से हो और जो भी हो परफेक्ट हो। मुद्दा आपने उठाया और शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी और उसके बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी आपसे सहमति जता दी। देखिए, जो फैक्ट है वो उसमें तो कोई भी फैक्ट नहीं है, सही को सही कहेगा, गलत कौन बताएगा। जो हमारी बात थी उसमें 100% सत्यता है, और उनको कुछ गलत लग रहा है तो जांच करवा लें। तो एक ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इनको पुरस्कार मिला है वो पूरे जिले का है, तो उसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारी, पुराने जिला कलेक्टर, तमाम जनप्रतिनिधि, जिला परिषद, उसमें तमाम प्रशासन आते हैं, लेकिन इन्होंने पेश इस तरीके से किया जैसे ये केवल जिला प्रशासन की तात्कालिक उपलब्धि है। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा तो भूमिका जिला परिषद की है। जिला परिषद के अंदर जो काम स्वीकृत हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा नरेगा के काम हुए और भी अन्य योजनाओं के जो भी काम थे, सामान्य योजनाओं के काम थे, वो मेन मुख्य कार्यकारी एजेंसी तो जिला परिषद है, और जो उसका प्रमुख और सीईओ उनकी भी कलेक्टर साहिबा से ज़्यादा भूमिका उनकी है, और सबकी मेहनत थी। और बाकी पुरस्कार ज़िले का है, पुरस्कार के लिए हम स्वागत करते हैं, अच्छी अच्छी बात है, लेकिन आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना ये कहीं न कहीं एक विश्वासघात वाली बात है। 2 दिन पहले कांग्रेस का जो नरेगा का नाम बदलने को लेकर और महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन था, उसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा ने आवाज़ उठाई थी कि ये जो पुरस्कार मिला है बाड़मेर को, इसमें बाड़मेर के पूर्व जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी और जिला परिषद की बड़ी भूमिका है। तो ये पुरस्कार मिला, इसमें 80% उनकी भूमिका है, तो इस पुरस्कार को इनको क्रेडिट मिलना चाहिए और उनको भी पुरस्कार प्राप्त करने में साथ में रखना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया ना आपको, जिला परिषद की मुख्य भूमिका है, जिसमें जिला प्रमुख है, सीईओ है, और भी जो इनके ऑफिस स्टाफ है, इन्होंने सब मिल के काम किया, तभी तो इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल हुआ। और वो भी आज 1 साल में नहीं, 5-6 साल के अंदर बड़ा काम हुआ। और जब से नरेगा, मैं तो कह रहा हूँ 2007 के अंदर सबसे पहले अपने राजस्थान में बाड़मेर में ये योजना लागू हुई, तब से लेकर आज दिन तक जो अपने पश्चिमी राजस्थान जो सीमावर्ती क्षेत्र है, और यहाँ पानी की सदियों से यहाँ समस्या रही है, और यहाँ पानी की वैल्यू घी दूध से ज़्यादा लोग समझते हैं, और आज भी है। तो ऐसी स्थिति में नरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना की वजह से पीने के लिए पानी की समस्याओं का समाधान काफ़ी हद तक हुआ। तो ऐसे में अब सहयोग की बात करें तो पूरे इसमें टीम वर्क काम करती है, कोई अकेला आदमी काम नहीं करता। और दूसरी बात, आपने नरेगा का बोल दिया, तो नरेगा का नाम बदलकर, उसका नाम ही नहीं बदला, नरेगा का मेन स्वरूप बदल दिया। जो नरेगा जो एक गारंटी का अधिकार था, उसको अधिकार को छीनने का काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और उसमें जैसे 15 दिन के रोज़गार नहीं देते हैं तो बेरोज़गारी भत्ता देना होता है, वो क्लॉज इन्होंने हटा दिया। 40% इस योजना का खर्चे का भार राज्य सरकार के ऊपर डाल दिया। राज्य सरकारें पहले ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, राजस्थान जैसा राज्य के अंदर तो पहले से ही बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो ऐसे राज्य 40% खर्चा कैसे वहन करेंगे। तीसरी एक चीज़ थी कि कृषि के दिनों के अंदर, पीक टाइम के अंदर आप 60 दिन आप नरेगा के अंदर काम कर नहीं सकते, और आप बोल रहे हो कि 100 से 125 दिन कर दिए, तो आप 100 दिन भी रोज़गार दे नहीं रहे थे, तो 125 का क्या औचित्य है। 125 किया वो बात ठीक है, लेकिन पहले तो ये देखें कि 100 दिन रोज़गार कितने लोगों को मिला, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। इसका मेन कारण ये था कि पिछले 2 साल से केंद्र अपने राज्य को बजट नहीं दे रहा था। आज भी बजट की बात करें तो राजस्थान के अंदर लगभग 2000 करोड़ रुपए राजस्थान के मटेरियल सप्लाई के बकाया हैं, और बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर के लगभग 1000 करोड़ रुपए बकाया होगा, जिसमें 500 करोड़ तो जिसके बिल फीड हो चुके हैं वो है, और 500 करोड़ के काम है ऑनगोइंग है, जिनके बिल फीड नहीं हुए। तो इस तरीके से इस योजना को कमज़ोर करने में तो पहले से प्लानिंग थी, लेकिन अब ये नया नाम देकर नरेगा का जो मूल स्वरूप था उसको ही ख़त्म कर दिया। तो ये डबल इंजन की सरकार जो वादा करती है कि हम जनहितैषी हैं, वो है। तो ऐसे निर्णयों को देखकर लगता है कि ये जनहितैषी नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ अमीरों के पक्ष की सरकार है, आम लोगों के, गरीबों के जेब पे डाका डालने का काम कर रही है। जो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था उसमें आपका स्पीच मैंने भी सुना था, और आपने उसमें एक मुद्दा उठाया था, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर जो फीस की बढ़ोतरी हुई उसके खिलाफ पीजी कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज में जो छात्र है, छात्राएं हैं, छात्र नेता है, वो लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।
लेकिन गर्ल्स कॉलेज के अंदर एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ। वहाँ पर जब ये आंदोलन चल रहा था तो अधिकारी समझाइश करने के लिए गए, तो वहाँ पर ऐसा आरोप है कि कुछ छात्राओं ने बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी वहाँ नहीं पहुँची तो उन्होंने रील स्टार का आरोप लगा दिया और लड़कियों को, छात्राओं को उठाकर कोतवाली थाने ले जाया गया। देखिए, जिस प्रकार लड़कियां फीस वर्दी के विरोध के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही थी और साथ में एबीवीपी के भी कार्यकर्ता थे, तो उनके खिलाफ जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, तो उसकी पूरे बाड़मेर जिला ही नहीं पूरा देश निंदा कर रहा है कि इस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से जो बच्चियां प्रदर्शन कर रही थी अपने हक और अधिकार के लिए, तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ये कृत्य किया, इसकी पूरा देश निंदा कर रहा है। छात्र नेता एबीवीपी के थे, उनके खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से बर्बरता की शिकायत की गई, लेकिन बीजेपी के जितने भी स्थानीय जनप्रतिनिधि नेता जितने भी है वो सब चुप है, ऐसा एबीवीपी के छात्र नेताओं का आरोप है। उनका मुद्दा आपको क्यों उठाना पड़ा? देखिए, मुद्दा किसी का भी हो, वो कोई छात्रों की फीस वर्दी से संबंधित था और वो अपनी मांग कर रहे थे। हमारा तो कंसर्न इतना ही था कि उनके ज़बरदस्ती उनके को परेशान किया गया और अवैध रूप से 8 घंटे तक उनको 7-8 घंटे हिरासत के अंदर रखा। तो कोई किसी की आवाज़ दबाने की कोई भी कोशिश करेगा तो आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और वैसे बीजेपी में भी किसी की नहीं चलती है इधर जिला प्रशासन के आगे। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मंत्री जी के अलावा सारे के सारे बेबस है, चाहे एबीवीपी हो और चाहे नगर निगम के अंदर पार्षद हो और चाहे अन्य बीजेपी के पदाधिकारी हो और चाहे कोई भी हो, किसी की भी नहीं चलती है, सिर्फ़ एक आदमी के अलावा यहाँ। अभी कुछ दिन पहले नगर परिषद के अंदर एक समस्या समाधान शिविर था जिसमें सुबीर कुमार जो शासन सचिव है वो यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आए थे। तो समस्या समाधान शिविर के अंदर न कलेक्टर, न एडीएम, न कोई और अधिकारी, केवल और केवल तब उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई जब समस्या समाधान के लिए कोई अधिकारी नहीं है। तो किस बात की समस्या का समाधान आप कर रहे हो? देखिए, इस तरीके के और भी आपने एक चूरू के अंदर वीडियो देखा होगा, वहाँ भी मंत्री जी से निरीक्षण करने के लिए गए तो वहाँ कोई अधिकारी हाजिर नहीं मिला। और ऐसे ही पूरे राजस्थान के अंदर शिविर खाली फॉर्मेलिटी के तौर पर चल रहे हैं। और उसी कड़ी के अंदर बाड़मेर नगर परिषद की बात करें तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा घोटालों की शिकायतों पर शिकायतें आती है और सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो SC/ST के लोग हैं। और जो शिकायत करता थे और उनको बाद में जाने के सुबीर कुमार जी के जाने के बाद में जिस प्रकार SC के साथ में पार्षद के को जिस प्रकार धमकाया जा रहा था, उससे देख के ये लगता है कि नगर परिषद का भ्रष्टाचार का सिस्टम चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जिसका किसी का कोई कंट्रोल भी नहीं है। नगर परिषद के अंदर जो बोर्ड था उसका कार्यकाल पूरा हो गया और उसकी पूरी ताकत है वो जिला प्रशासन के हाथों में आ गई है। लेकिन बाड़मेर जो शहर के हालात है सड़कों के, सफाई व्यवस्था के, वो बद से बदतर हो चुके हैं। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, जिला प्रशासन की कठोर निगरानी होनी चाहिए, लेकिन उनको नगर परिषद को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। और वैसे जिला प्रशासन की बात करें तो कलेक्ट्रेट ऑफिस में भी कोई भी काम बिना वेट दिए फाइल के ऊपर कोई चलता ही नहीं है। सब जगह भ्रष्टाचार की बू आती है और शिकायत के ऊपर शिकायत आती है। और जो अपने आप को दलित बताते हैं अधिकारीगण, तो वो सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशान करते हैं तो दलितों को ही करते हैं। चाहे पंचायती राज के अंदर देख लो, पंचायतों का पुनर्गठन हो या वार्डों का सीमांकन हो, किसी वार्ड को इधर उधर करना हो, वो दलितों की आवाज़ बिल्कुल किसी ने नहीं सुनी। या जो दलितों के हिमायती अपने आप को समझने बता रहे हैं, वो जब अपने ऊपर कोई बात आती है तो उनको दलित याद आते हैं, लेकिन दलितों के ऊपर जब अत्याचार होता है और दलितों के अहित की बात होती है तब उनको कोई चुनने वाला नहीं है। कुछ समय पहले बाड़मेर के अंदर नव बाड़मेर अभियान करके एक सफाई का बड़ा अभियान छेड़ा गया था। लेकिन अभी जो बाड़मेर के सफाई हालात है, इससे देखकर ऐसा लगता है कि ये अभियान बुरी तरह से औंधे मुँह गिरा है। तो इसका कारण आप क्या मानते हैं? ये अभियान जनता को पसंद नहीं आया, जनप्रतिनिधियों ने इस अभियान का साथ नहीं दिया, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, इस अभियान तो खाली फ़ोटोशूट अभियान था, कोई नवो बाड़मेर अभियान नहीं था। खाली 1-2 जगह रंग रोगन करके फ़ोटोशूट करके दिखा दिया कि बाड़मेर का हमने नया कर दिया, साफ़ सफाई कर दिया, लेकिन धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ। और वो कुछ लोगों को एडजस्ट करने की एवज़ के अंदर वो काम था और कुछ अपने प्रशासन से नज़दीकियाँ बनाने के लिए 1-2 चौराहे के ऊपर रंग रोगन कर दिया और छोटी मोटी कोई रेलिंग वेलिंग लगा दी, वो भी
आज टूट चुकी है और चोर ले जा चुके हैं। उसके बदले में उन्होंने जितना काम किया उसके कई गुना एहसान करके दूसरा अपने काम निकलवा दिए। तो ये खाली फ़ोटोशूट प्रोग्राम था, ना कोई न वो प्रोग्राम था। जिला प्रशासन के ऊपर लगातार ये भी आरोप लग रहा है कि नगर परिषद क्षेत्र के अंदर लगातार फर्जी पट्टे बन रहे हैं या फिर फर्जी कॉलोनियां काटी जा रही है। इसको लेकर तमाम लोग है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, बिल्कुल लोगों का कहना जायज़ है और ये समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है। मैंने तो जब एमपी बनते ही फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमारी, उसी के अंदर लिखित में दिया था कि इन पट्टों की जांच करवाई जाए। लेकिन अभी 1.5 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद में जिला सतर्कता समिति के अंदर ये प्रकरण दर्ज होने के बाद में भी कोई निस्तारण नहीं होना, ये बड़ा चिंता का विषय है और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि प्रशासन की कोई रुचि नहीं है और सिर्फ प्रशासन एक आध मंत्री या बड़े नेता के अंडर में काम करता है और आम जनता से, आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और ये पट्टे की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। मेरे पास कई लोग आके गए जिनके पास में ओरिजिनल पट्टा है, उनके जगह फर्जी पट्टे दे दिए गए। किसी को पट्टे के ऊपर 2-3 पट्टे दे दिए गए। कई जगह ऐसी ज़मीन थी जहाँ पर पट्टे दे नहीं सकते, ऐसी जगह पे पट्टे दे दिए, सरकारी ज़मीन के पट्टे दे दिए। और इंडस्ट्रियल एरिया के ज़मीन थी उसके अंदर रेजिडेंस के पट्टे दे दिए और होटलों को नियम विरुद्ध उनको रेगुलेशन के पट्टे दे दिए, जहाँ सेटबैक की भी कोई सुविधा नहीं है और रोड के ऊपर अतिक्रमण है उन्हें भी रेगुलेटरी के पट्टे दे दिए। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा धांधली हुई जिसकी कोई सीमा नहीं है और इसकी जांच के लिए लिखने के बाद में भी जांच नहीं होना बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा टाइम से चल रहा है, खेजड़ी की कटाई का। सोलर कंपनियां जितनी भी आई है वो लगातार खेजड़ी की अवैध कटाई कर रही है। जिला प्रशासन के पास कोई आंकड़ा नहीं है कहाँ कितनी खेजड़ी कट रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 26 लाख खेजड़ी के पेड़ वो कट चुके हैं और आने वाले समय के अंदर 50 लाख से ज़्यादा खेजड़ी के पेड़ कटने की पूरी संभावना है। तो खेजड़ी का एक पेड़, ऐसा पर्यावरणविद कहते हैं कि एक खेजड़ी का पूर्ण पेड़ है वो पूर्ण विकसित पेड़ बनता है तो उसको 100 साल लगते हैं और ये कितनी ऑक्सीजन का पूरा भंडार होता है। तो इस तरीके से लाखों की संख्या में जब खेजड़ी के पेड़ कट जाएंगे और सोलर की सब प्लेटें बिछ जाएगी तो आने वाले समय में बाड़मेर के अंदर पर्यावरण की चुनौती है वो कितनी गंभीर होने वाली है। बिल्कुल, पर्यावरण की चुनौती गंभीर चुनौती हो सकती है। इसके लिए मैंने तो पहले भी कई बार बोला था और मैंने ऊपर लेवल तक की भी बात की है और पार्लियामेंट में भी बात की कि जहाँ भी सोलर कंपनियां अपना प्लांट लगाती है वो कम से कम 25% ग्रीन बेल्ट रिजर्व रखे जहाँ प्लांट लगाते। खेजड़ी की बात नहीं, खेजड़ी के साथ साथ कैर है, अपनी जाड़ है, कई तरीके की झाड़ियाँ हैं, वो छोटे पौधे हैं वो काट देते हैं जिसकी वजह से पर्यावरण को बड़ा नुकसान होता है। तो उसकी रिप्लेसमेंट अपन कर सकते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट भी लगने ज़रूरी है। लेकिन जो बड़े खेजड़ी के पेड़ हैं, ज़्यादा पेड़ वाली ज़मीन वो सोलर के लिए प्रशासन अलॉट नहीं करे और जो भी सरकारी ज़मीन भी है, अच्छी उपजाऊ ज़मीन है, उसको खेती के लिए रिजर्व रखे, सारा के लिए रिजर्व रखे। लेकिन आप बोल रहे हो कि प्रशासन के पास में कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन मैं तो इतना समझता हूँ कि प्रशासन को एक-एक चीज़ का पता है, लेकिन वो जानबूझकर आँख मीच कर इनको इसके ऊपर पर्दा डाल रहे हैं क्योंकि कंपनी वाले मोटी सेवा पानी कर देते हैं जिससे सबकी जुबान बंद हो जाती है, कोई बोल नहीं पाता है। एक ये भी कहना है कि जितने भी पर्यावरण प्रेमी है या आमजन है वो लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि शिकायत के बावजूद जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है क्योंकि जो कंपनियों का CSR फंड होता है उसकी बंदरबांट हो रही है, वो शहर के या क्षेत्र के विकास के अंदर कहीं भी सामने नहीं दिख रहा है। देखिए, मैंने पहले ही बोला ना, प्रशासन क्यों बोलेगा, क्योंकि उनकी ज़ुबान पहले ही बंद कर दी जाती है, उनका गला दबा दिया जाता है। तो वो क्यों बोलेगा। CSR फंड हो या वैसे भी मैनेजमेंट करने के अंदर प्राइवेट कंपनियां बड़ी माहिर होती है तो अपने हिसाब से सब सिस्टम सेट कर देती है। तो जनता के हित क्यों किसको देखना है। वो तो अपने ऊपर कोई बात आए तब उनको दलित याद आ जाते हैं, पिछड़े याद आ जाते हैं। लेकिन जो दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों के साथ में अत्याचार हो रहा है, आम लोगों के साथ में, आम गरीब जन के साथ में अत्याचार और अन्याय हो रहा है, वो बात किसी को याद नहीं आई। और ना ही पर्यावरण के ऊपर क्या बीतती है वो भी किसी को याद नहीं आती। अभी देख लीजिए, मैंने पर्यावरण की मुद्दा उठाया था, बालोतरा, जोधपुर और पाली की इंडस्ट्रीज, जो कपड़ा उद्योगों द्वारा जो खतरनाक रसायन युक्त पानी जो खुले में छोड़ा जा रहा है, तो बार बार आवाज़ उठाई लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आखिर में
अभी हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया, कई बार खबरों में चली, कई मीडिया रिपोर्टरों ने भी रिपोर्ट बना के दी और मैंने भी बार बार मुद्दे को उठाया, तब जाके अभी एक हाई लेवल की कमेटी आई हुई है। तो जिस प्रकार मारवाड़ की मरुगंगा लूणी नदी को प्रदूषित किया जा रहा है, तो इसके ऊपर अगर पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं किया समय रहते तो ये भी बड़ा खतरा हो सकता है। अब केरन वेदांता जो यहाँ क्रूड ऑयल रिकवरी कर रही है और जहाँ क्रूड के साथ में जो पानी आ रहा है उसको वापस बिना ट्रीटमेंट किए ज़मीन के अंदर डाल रही है, उससे भी प्रदूषण वाटर लेवल खराब हो रहा है, भूमिगत पानी प्रदूषित हो रहा है। तो बहुत सारी समस्या है और मेरा एज ए जनप्रतिनिधि होते हुए ये कर्तव्य बनता है कि जो भी जनहित के मुद्दे हैं उनको जनता के सामने रखें, मीडिया के सामने रखें, सरकार के सामने रखें और उसका उचित समय पर उचित समाधान हो। अभी देश के अंदर बहुत बड़ा एक मुद्दा चल रहा है। देश प्रदेश के अंदर लगातार तमाम पर्यावरण प्रेमी है उसके ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए और पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों को की ओर से इसके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन आयोजित करवाए जा रहे हैं। वो है अरावली की समस्या। ऐसा कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नई व्याख्या दी है कि 100 मीटर से जो नीची अरावली की पहाड़ियाँ हैं उनका खनन हो सकता है। तो पर्यावरण प्रेमी लोगों की चिंता है कि इससे अरावली का एक बड़ा हिस्सा है वो विनाश की ओर अग्रसर होगा। बिल्कुल, पर्यावरण प्रेमियों की चिंता जायज़ है और कांग्रेस पार्टी के पूरे नेता, सीनियर नेताओं की बात करें, आम कार्यकर्ताओं की बात करें या पर्यावरण प्रेमियों की बात करें तो बिल्कुल ये चिंता करना जाहिर बात है, क्योंकि अरावली हमारे पर्यावरण को संतुलित ही नहीं रखती बल्कि लोगों की एक जीवन रेखा है और ये धार्मिक आस्था से भी जुड़ी हुई है। इन अरावली की पहाड़ियों के अंदर जो बड़े बड़े देवी देवताओं के मंदिर भी हैं और जिस प्रकार अरावली पर्वतमाला की वजह से इस थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से ये पर्वत श्रृंखला रोकती है और यहाँ जो कल्चर बनता है, मौसम जो पर्यावरण जो बनता है और जो बारिश वगैरह होती है, तो इस अरावली की मेन भूमिका होती है। इस अरावली से बादल टकरा कर वापस आते हैं और राजस्थान के अंदर अपने थार के अंदर बारिश हो या क्षेत्र को हरा भरा करने के अंदर सहयोग करती है। तो मेन अरावली पर्वत श्रृंखला करती है और हम सबका कर्तव्य बनता है कि इस अरावली पर्वत श्रृंखला से कोई छेड़छाड़ नहीं हो। और सरकार की बात करें तो सरकार डबल इंजन की बात करती है, बातें बहुत बहुत आदर्शवादी करती है, लेकिन इस सरकार के अंदर जो खनन माफिया है उनको पनपाने का काम कर रही है और उन खनन माफियाओं को मालामाल करने के लिए इस तरीके के जो ऑर्डर आए हैं उसका सरकार कोई अपना पक्ष नहीं रख रही है और कोर्ट के अंदर अपनी मनमर्जी के अनुसार जो फैसले होते हैं सरकार की इच्छा अनुसार जो हो रहे हैं तो वो बहुत गलत है और सभी के लिए एक चिंता का विषय है। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी और पूरे पर्यावरण प्रेमी सभी सतर्क है, इसका विरोध करते रहेंगे। ये जो आपने मुद्दा उठाया था इसको लेकर कांग्रेस की ओर से तमाम देश भर में ये मुद्दा उठाया जा रहा है, तो इसके खिलाफ आज या कल 1-2 दिन पहले केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र यादव, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर तमाम आरोप लगाए, आपके ऊपर और कांग्रेस के कई राजस्थान सांसदों पर पर्सनल आरोप भी लगाए, उसके ऊपर आगे बात करेंगे। इसमें उन्होंने कहा कि 98% जो अरावली है वो पूरी तरीके से मोदी सरकार में सुरक्षित है और मेरी मंत्री कार्यकाल के अंदर अरावली सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और कांग्रेस है वो जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। अगर सुरक्षित है तो अब 100 मीटर की आपने परिभाषित कर दी, तो ऐसी कोई 98% तो पहाड़ियाँ हैं जो 100 मीटर से कम है। तो बहुत ही अगर 100 मीटर की आप छूट दे दोगे तो अरावली पर्वतमाला अपने आप ख़त्म हो जाएगी और खनन माफिया तो तैयार बैठा है। कई जगह तो 15-15, 20-20 क्रेशर एक साथ में लगे हुए हैं और पहाड़ियों को कुछ ही महीनों के अंदर सपासट कर देते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ये अनगढ़ बयान देती है और इनके ऊपर इनको पूरा ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि कांग्रेस के सांसदों को तो मैंने बुलाया इसलिए था और हरदीप सिंह पुरी है जो हमारे मंत्री है और मैं इसको लेकर पूरी तरीके से गंभीर है, एथेनॉल की समस्या को लेकर भी गंभीर है, किसानों की समस्या को लेकर भी गंभीर है और मैंने कांग्रेस के सांसदों को आमंत्रण दिया, वे आए, अपनी समस्या रखी, लेकिन उन्होंने संसदीय परंपराओं का अपमान किया और मेरे साथ विश्वासघात किया। वो मुद्दा क्या है? कोई विश्वासघात नहीं था उनके साथ। हमारी समस्याओं को लेकर गए थे और टिब्बी गंगानगर के अंदर जो एथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है उसके विरोध में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी समस्या का समाधान के लिए उनके पास में गए थे और इस चीज़ को तो पार्लियामेंट में पुरी जी ने भी एक्सेप्ट किया कि एथेनॉल हमें
आवश्यकता से ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन है और हमारे सामने ये समस्या है कि इतने प्रोडक्शन को यूज़ कैसे करें। अभी 20% एथनॉल को यूज़ में ले रहे, पेट्रोल के साथ में मिक्स कर रहे हैं। तो कई देशों के अंदर कह रहे 35% भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे तो प्रोडक्शन डिमांड से ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो इस चीज़ के बारे में हमने बताया कि आपके प्रोडक्शन से ज़्यादा डिमांड से ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो किसानों को बेवजह क्यों परेशान किया जा रहा है। और उनकी जगह फैक्ट्री मत लगाओ, और कहीं अगर लगानी है तो कहीं दूसरी जगह लगा दो जहाँ पे डिमांड है, जहाँ किसान कह रहे हैं लगाने के लिए। ये मामला था, कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं था। अभी प्रदेश की जो भजनलाल सरकार है उसके 2 साल पूरे हुए, प्रदेश भर के अंदर विकास रथ चलाए जा रहे हैं और सरकार अपनी उपलब्धियों का गुणगान कर रही है, जनता के बीच में वो रथ जा रहे हैं, बीजेपी के नेता जा रहे हैं। तो भजनलाल सरकार के प्रदेश के अंदर जो 2 साल पूरे हुए उनको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 2 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ सरकार के अंदर। सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये रथ वगैरह निकाल के ड्रामे कर रही है। और जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार बता रही है, तो डबल इंजन, दोनों डबल इंजन सीज हो चुके हैं और धरातल पे ऊपर जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। अभी कल परसों एक मंत्री जी कह रहे थे कि 70 साल में जितनी रोडें नहीं बनी वो हमने 2 साल के अंदर बना दी। तो 70 साल के अंदर ये एक इनकी आदत बनी हुई है रोज़ कहने की 70 साल में ये नहीं हमने किया। इनके मुताबिक तो देश ही 2014 के बाद में आज़ाद हुआ, पर ये खाली खोखली बातें करते हैं, धरातल पे कुछ काम नहीं करते। और सड़क की बात करें तो पिछली पूर्ववर्ती सरकार के अंदर जो सड़कें स्वीकृत थी, वो सड़कें जानबूझकर उनकी स्थान परिवर्तन किए या बजट रोका गया, जो भी अभी चल रही है। इन्होंने कोई नई इनकी पॉलिसी आई, नई तो कोई भर्तियाँ की, और न ही कोई नए इनकी जन कल्याणकारी ऐसी योजना लेके आए। खाली पुरानी जो काम चल रहे हैं उन्हीं को भी समय पे पूरा नहीं कर सके, और खाली कागज़ों के अंदर ढोल पीट रहे हैं और रथ चलाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप प्रदेश की जो भजनलाल सरकार है उसको 10 में से कितने नंबर देंगे? उनकी जो उपलब्धियाँ हैं, उनके जो विकास कार्यक्रम हैं? 10 में से तो अभी तो जनता को पूछेंगे तो 0 नंबर देंगे, बाकी हम और आप मिल के भले ही 10 में से 10 दे दें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अभी अपने बाड़मेर संसदीय क्षेत्र के अंदर पंचायत पुनर्गठन का मामला है, वो बहुत काफ़ी गर्म है और काफ़ी लोग कह रहे हैं ये पंचायतों का पुनर्गठन सही तरीके से नहीं हुआ, जबकि भाजपा के नेता है और कार्यकर्ता है वो लगातार कह रहे हैं कि हमने पंचायतों का पुनर्गठन बहुत अच्छा करवाया है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत बढ़िया विकास होगा। बिल्कुल, पंचायत पुनर्गठन से यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की अगर बात करें तो यहाँ तो 90% लोग नाराज़ हैं। जो भी पंचायतें बनी हैं वो कितनी सही है और कितनी गलत बनी है, इसका तो पंचायती राज का चुनाव हो जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा तब अपने आप को आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये कितनी भी होशियारी कर ले, कितनी भी अपने अंदर मनमानी करके काम कर ले, लेकिन जनता जो इनके कारनामे हैं इनका सबक आने वाले चुनावों के अंदर सिखाएगी। क्योंकि जनता को खूब परेशान किया, ऐसी ऐसी पंचायतें बना दी जो जिसकी लंबाई 15-15 किलोमीटर हैं। जो पास में थे 2 किलोमीटर पंचायत से दूर थे, उनको 10 किलोमीटर ले जाके दूर से कर लिया। और इन्होंने खाली अपने बीजेपी को फ़ायदा कैसे हो इस हिसाब से पंचायतों का पुनर्गठन किया। अभी कोई ज़्यादा दूर नहीं है चुनाव। वैसे तो चुनाव कराए ही नहीं इन्होंने, 1.5-2 साल हो गए, अभी तारीख पे तारीख आगे से आगे खिसका रहे हैं, चुनाव की तारीख भी नहीं दे पाए। लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम अप्रैल के अंदर चुनाव करा लेंगे। जब चुनाव होंगे तब अपने आप पता चलेगा कि इन्होंने क्या सही किया, कितना काम सही किया है। कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जो छात्र संघ चुनाव है उनके ऊपर लगातार रोक लगी हुई है और छात्र संगठनों के जितने भी नेता है वो लगातार चुनाव करवाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्योंकि कई इसमें नेता भी दो धड़ों बंटे हुए, कईयों का कहना है ऐसे पढ़ाई प्रभावित होती नहीं होने चाहिए, जबकि छात्र संगठनों का कहना ये चुनाव होने चाहिए क्योंकि इससे राजनीति में युवाओं को एंट्री मिलती है। बिल्कुल, राजनीति की पहली पाठशाला है छात्र संघ चुनाव, और छात्र संघ चुनाव समय पर होने चाहिए। ये सरकार का दायित्व बनता है कि इनको करवाए। जब ये विपक्ष में थे राजस्थान के अंदर तब तो रोज़ मांग करते थे कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लेकिन अब इनकी सत्ता आने के बाद में नाम ही नहीं ले रहे हैं छात्र संघ चुनाव का। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्र संघ चुनाव समय पर होने चाहिए। तो ये उमेदराम बेनीवाल थे, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के लोकसभा सांसद और कांग्रेस के नेता। आपने संसदीय क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा से लेकर देश की तमाम समस्याओं पर, संसदीय क्षेत्र की तमाम समस्याओं पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए।
मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।